Very good morning students. I hope you all are happy and safe at your home. So today we are going to start our next topic of physics chapter 2, that is electric field intensity due to a uniformly charged spherical shell. ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसकी वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से यूजिंग गॉस लॉ. ठीक है, तो इसके पहले हमने कंडक्टिंग प्लेट और नॉन कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था यूजिंग गॉस लॉ. तो सिमिलरली स्फेरिकल शेल में भी दो पार्ट्स होंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल एंड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल. ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्फेरिकल शेल क्या होता है. तो स्फेरिकल शेल एक होलो होता है, स्फीयर लाइक अ फुटबॉल. तो फुटबॉल कैसे अंदर से खाली होता है, वैसे ही स्फेरिकल शेल अंदर से क्या होता है बेटा, खाली होता है. ठीक है, तो अगर स्फेरिकल शेल को हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोसीजर से, ठीक है, तो हमने जो चार्जेस हैं वो कहाँ मिलेंगे, कहाँ आके रुक जाएंगे, वो सरफेस पे आके रुक जाएंगे. चार्ज कहाँ हो जाएगा, सरफेस पूरा उसका चार्ज हो जाएगा, क्योंकि स्फेरिकल शेल जो है वो अंदर से क्या है बेटा, खाली है. ओके, तो इसलिए हमको टॉपिक के अंदर भी यहाँ पे भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शो नहीं किया है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग भी शो करते हैं स्फेरिकल शेल में क्वेश्चन के अंदर आपके बोर्ड में, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल क्या होगा, दोनों सेम होंगे. ठीक है, क्योंकि ये दोनों अंदर से खाली है. कंडक्टिंग में हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कंडक्टिंग प्लेट के अंदर कि कंडक्टिंग प्लेट के अंदर अगर हम चार्ज करते हैं कंडक्टिंग प्लेट को, तो चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपल करके, क्योंकि कंडक्टर में चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, तो जैसे हमने चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज किया बॉडी को, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे और रिपल करते करते वो सरफेस तक आ जाएंगे. और सरफेस से बाहर क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि सरफेस से बाहर क्या है बेटा, एयर है. एयर क्या है, नॉन कंडक्टर. ओके, ठीक है, इसलिए हमें ओपन एयर के अंदर अगर कोई भी वायर ओपन है, ठीक है, तो हमें करंट नहीं लगता है, क्योंकि हमारे बीच में और उस वायर के बीच में एयर है जो नॉन कंडक्टर है. तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कंडक्टिंग के अंदर तो सरफेस पे आने ही है चार्जेस, चाहे स्फेरिकल शेल हो या प्लेट हो या कुछ भी कंडक्टर हो. ठीक है, बट नॉन कंडक्टिंग पे भी यहाँ पे सरफेस पे ही होंगे, क्योंकि स्फेरिकल शेल का अंदर का पार्ट जो होता है वो हॉलो होता है, डेट इज़ खाली होता है. अब बात करते हैं हम स्फीयर की. तो स्फीयर जो है वो भी दो टाइप के होंगे, कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर को आप एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं, वाटरमेलन. ठीक है, तो वाटरमेलन कैसे अंदर से भरा हुआ होता है, उसके अंदर से सीड्स होते हैं. ठीक है, तो हम उसी तरीके से इसको स्फीयर को समझ सकते हैं. ठीक है, तो अब कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं. तो कंडक्टिंग स्फीयर किस तरीके से दिखेगा, ऐसा अंदर से भरा हुआ है. ठीक है, तो अंदर से भरा हुआ है, बट चार्ज किया जाए अगर स्फीयर को, कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज किया जाए, तो चार्जेस कहाँ आ जाएंगे बेटा, फ्लो होके सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि कंडक्टिंग के अंदर चार्जेस फ्लो हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कंडक्टिंग की जगह यहाँ पे मेटेलिक भी लिख सकते हैं. मेटल भी क्या है, कंडक्टर है. और नॉन कंडक्टिंग की जगह डाइइलेक्ट्रिक भी लिख सकते हैं या इंसुलेटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक क्या है, नॉन कंडक्टर का एक दूसरा वर्ड है ना, और इंसुलेटर भी क्या है, नॉन कंडक्टर का एक दूसरा वर्ड है. डाइइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर इनके लिए, और कंडक्टिंग के लिए मेटेलिक या कंडक्टर. ओके, तो अब कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ये पूरा कंडक्टर है. ठीक है, तो कंडक्टर है, अगर मैं इन कंडक्टर को अंदर चार्ज करती हूँ, ये पूरा भरा हुआ है, क्योंकि ये स्फीयर है, अंदर से हॉलो नहीं है. अगर मैंने इधर चार्जेस दिए हैं, तो ये जो चार्जेस है एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपल्शन करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन करके ये कहाँ चले जाएंगे, ये सब चले जाएंगे दूर, सरफेस पे चले जाएंगे. ठीक है, तो सरफेस पे जाके ये स्टॉप हो जाएंगे. यहाँ पे क्यों स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि बाहर एयर है, इसके बाहर जाने की इनके पास जगह नहीं है. ठीक है, इसके बाहर जाने की इनके पास जगह नहीं है. ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर हमने इसको इधर चार्ज किया, तो ये फ्लो नहीं होंगे, तो क्या होगा, ये यहीं के यहीं रहेंगे, क्योंकि हमने देखा था नॉन कंडक्टर के अंदर अगर हम नॉन कंडक्टर मटेरियल को चार्ज करते हैं, तो चार्जेस वहीं के वहीं रहते हैं, स्टैटिक रहते हैं, रेस्ट रहते हैं.
ठीक है। तो जैसे हमने उसका एग्जाम्पल भी लिया था लास्ट लेक्चर में कि एक प्लास्टिक की स्केल है, प्लास्टिक की स्केल को मैंने हैंड से रब करके अगर उसको इस पार्ट को चार्ज किया है, इतने से पार्ट को, और फिर मैं इसको पेपर के अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ तो पेपर अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर मैंने इस पार्ट को चार्ज नहीं किया और इधर से मैं पेपर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ तो वहाँ से पेपर अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि इतना ही बॉडी का पार्ट चार्ज हुआ था। ठीक है, तो यानी चार्जेस जो हैं वो नॉन कंडक्टर के अंदर फ्लो नहीं होते, तो यहाँ से यहाँ तक स्केल पे फ्लो नहीं होंगे। उसी तरीके से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्जेस जो हैं वो फ्लो नहीं होंगे, जहाँ हम उनको चार्ज करेंगे वो चार्जेस वहीं के वहीं रहेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर चार्जेस कहाँ रह रहे हैं, सरफेस पे, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल पे, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल पे भी चार्जेस कहाँ रुके हैं, सरफेस पे, और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर भी चार्जेस कहाँ है, सरफेस पे। तो आप समझ सकते हैं कि इन तीनों की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन क्या होगी बेटा, डेरिवेशन क्या होगा, उन तीनों का सेम होगा, बस अलग क्या होगा, उसका डायग्राम जो है वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इतना सा आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि स्फेरिकल शेल अगर अकेला गिवन है तभी भी हमें यही सॉल्व करना है, चाहे कंडक्टिंग गिवन है तभी भी इधर ये वाला ही सॉल्व करना है, चाहे नॉन कंडक्टिंग गिवन है तभी भी सेम। अगर स्फेरिकल शेल की जगह कंडक्टिंग स्फीयर भी सेम गिवन है, कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है, तभी भी हमें डेरिवेशन सेम रखना है। ऐसे हम शैडो करके दिखा सकते हैं कि ये अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें दोनों में तो सेम रहेगा डायग्राम, सिर्फ इसके अंदर कंडक्टिंग स्फीयर में हम शैडो करके दिखा सकते हैं कि ये स्फीयर जो है वो अंदर से भरा हुआ है, पर कंडक्टर के होने की वजह से इसकी जो चार्जेस है वो सरफेस पे आ चुके हैं, और यहाँ पे इसका डायग्राम अलग होगा और इसकी कैलकुलेशन अलग होगी, इसलिए मैंने इसको स्टार भी कर रखा है। तो इन तीनों की कैलकुलेशन, इन तीनों में से अगर कोई भी एग्जाम में आता है, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी बेटा, सेम होगी, उसका डेरिवेशन क्या होगा बेटा, सेम होगा। ठीक है, तो अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं यूजिंग गॉस लॉ। ओके, सो अब हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने 3 स्फेरिकल शेल ड्रॉ किए हैं। अब 3 स्फेरिकल शेल क्यों ड्रॉ किए हैं, ठीक है, तो स्फेरिकल शेल के आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इनसाइड भी होगी। ठीक है, तो हम इसको 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसके लिए अलग से हम गॉसियन सरफेस लेंगे, क्योंकि हम आउटसाइड और इनसाइड साथ में गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते। ठीक है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आउटसाइड के लिए फाइंड करते हैं। तो आउटसाइड के लिए हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी भी पॉइंट P पे, यहाँ पे किसी भी एरिया में पॉइंट P पे, तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, क्योंकि ये स्फेरिकल शेल है तो पूरा सिमेट्री कब रहेगा चार्जेस, जब हम गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल शेल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम स्फेरिकल शेल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं बाय अ डॉटेड लाइन। ठीक है, तो डॉटेड लाइन से मैंने स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देख सकते हैं स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है मैंने वो कैपिटल R लिया है। ठीक है, कैपिटल R। तो सबसे पहले हम आउटसाइड के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फिर सरफेस के लिए और फिर इनसाइड के लिए। अब आप देख सकते हैं कि चार्जेस कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हमें क्या लेना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा कैलकुलेशन में क्या होना चाहिए कि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी चाहिए। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो चार्ज कितना है इस स्फीयर पे, शेल पे, सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू मतलब टोटल चार्ज, और सरफेस एरिया किसका लेंगे, स्फेरिकल शेल का। जब चार्ज डेंसिटी की बात आ रही है तो किसकी चार्ज डेंसिटी की बात आ रही है, स्फेरिकल शेल की। गॉसियन सरफेस पे चार्जेस थोड़ी है, चार्जेस कहाँ है, स्फेरिकल शेल पे है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी होगी, स्फेरिकल शेल की। तो एरिया किसका लेंगे, स्फेरिकल शेल का। तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सिग्मा क्यू की जगह मैं कैपिटल क्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज हम कह सकते हैं कि कैपिटल क्यू है। ओके, अब हम लेते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 पुटअप कर लेते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, गॉस लॉ यूज़ करना है। ठीक है, तो गॉस लॉ की इक्वेशन लिखेंगे। तो फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ की इक्वेशन क्या है, फ्लक्स इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट डी ए होता है। तो गॉस लॉ ने क्या कहा कि ये जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेट इज़ क्यू, कैपिटल क्यू लिख सकते हैं सिग्मा क्यू को, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं वेक्टर E डॉट डी ए चाहिए हमें। तो इसकी वजह से, स्फेरिकल शेल की वजह से
वेक्टर ई कैसे निकलेगा? वेक्टर ई सपोज मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये पॉइंट पी ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वेक्टर ई कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो कोई भी अगर कोई भी स्फेरिकल शेल है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? आउटवर्ड। और स्फेरिकल शेल के ऊपर है तो रेडियली आउटवर्ड, तो ऐसा होगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा? इस तरीके से होगा, ओके। नाउ हमने एक पॉइंट के लिए ही एक जगह ही इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगे, सब जगह शो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर जब पूछते हैं तो हम सब जगह शो करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें क्या चाहिए? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और जैसे ये स्फेरिकल शेल है तो यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर ही हो रहा है ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना है? 0 है, थीटा 0 है, ओके। थीटा 0 हो गया तो ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है बेटा? 1 होता है, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई यूनिफॉर्म है, सब जगह ई यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है स्फेरिकल शेल, तो ई बाहर आ जाएगा, डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब सरफेस इंटीग्रल किसका एरिया लिखेंगे? अब हम लिखेंगे गॉसियन सरफेस का एरिया, गॉसियन स्फेरिकल शेल का एरिया। तो गॉसियन स्फेरिकल शेल का एरिया अगर हम लिखते हैं तो ई तो बाहर आ गया, गॉसियन स्फेरिकल शेल का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप समझ चुके होंगे ये जो सरफेस इंटीग्रल है वो गॉसियन सरफेस का है, ठीक है। और इधर जो हम सरफेस एरिया का लिखेंगे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, चार्जेस जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेरिकल शेल पे, उसका एरिया, ओके। तो अब ई मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू 4 पाई r स्क्वायर नीचे ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया किसके फॉर्म के अंदर? चार्ज के फॉर्म के अंदर, क्यू के फॉर्म के अंदर। अगर हमको चार्ज डेंसिटी फॉर्म के अंदर चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, डेट इज़ 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आउटसाइड के लिए ई आउटसाइड ई आउट लिख देते हैं, और वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिग्मा r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r, ओके। तो ये वेक्टर फॉर्म में भी हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ई जो आउटसाइड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r स्क्वायर के, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको है? 1 अपॉन r स्क्वायर के। तो ये ई आउटसाइड का हमारा जो है वो सॉल्व हो चुका है। आउटसाइड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, डेट इज सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सरफेस स्फेरिकल शेल का। फिर हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, गॉस लॉ अप्लाई करके उनका थीटा पुटअप करना है, ठीक है। ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। ई यूनिफॉर्म है, बाहर आ जाएगा, डी ए की वैल्यू डेट इज गॉसियन सरफेस का एरिया लिखना है, स्फेरिकल शेल है वो भी, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमको ई आउट जो है वो चार्ज के फॉर्म में भी मिल रहा है और डेंसिटी के फॉर्म में भी मिल रहा है। चार्ज की जगह हम डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कभी कभी हमें न्यूमेरिकल्स में डेंसिटी गिवन होती है चार्ज की जगह, तो हम उसके लिए पर्पज़ के लिए डेंसिटी के फॉर्म में भी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम देख सकते हैं कि ई और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है। तो ई आउट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। अब हम किसका फाइंड करेंगे बेटा? सरफेस के लिए, ठीक है। तो सरफेस के लिए मैं इसको रब कर देती हूँ। इसके PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं बहुत ही अच्छे, ओके। तो अब मैं यहाँ पे सरफेस के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो सरफेस के लिए अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ और इसको भी इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ,
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2a दे देती हूँ। ओके, इसको 2 और इसको 2a। ओके, तो ये चार्ज के फॉर्म में, ये चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। अब सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे जो गॉसियन सरफेस है वो सरफेस पे ही बनेगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ है बेटा, सरफेस पे ही है। तो हम कह सकते हैं कि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर के, डेट इज स्फेरिकल शेल के। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि भाई गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो ग्रेटर देन स्फेरिकल शेल होगा। आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं हम इसका स्मॉल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर रेडियस जो है गॉसियन सरफेस का वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, कैपिटल आर से। ओके, तो इसका जो गॉसियन सरफेस का जो स्फेरिकल शेल है वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। इसी के ऊपर ही गॉसियन सरफेस बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम सरफेस पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में अगर स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर पुटअप करते हैं तो हमें इस सरफेस का आंसर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, पुटिंग स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन 2 and 2a। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ई सरफेस इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। और सिग्मा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो ई सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुटअप करती हूँ तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमको स्मॉल आर की जगह क्या पुटअप करना है, कैपिटल आर पुटअप करना है। तो ये हमारा सरफेस के लिए भी ड्रॉ हो गया। यहाँ पे मैं देखना रेडियस जो है वो ड्रॉ करना भूल गई थी। ठीक है, गॉसियन स्फेरिकल शेल का, तो आप ड्रॉ कर लेना। और ये जो रेडियस है गॉसियन स्फेरिकल शेल का, आप देख सकते हैं वो स्फेरिकल शेल से जो है वो ग्रेटर है। तो हम लिख सकते हैं आउटसाइड के बाहर स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सरफेस स्मॉल आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर। अब यहाँ पे जो है इनसाइड के लिए गॉसियन सरफेस का जो रेडियस होगा वो क्या होगा बेटा, लेस देन होगा कैपिटल आर से। ओके, तो आप लोगों को सरफेस के लिए तो बिल्कुल ईजी है, सिर्फ आउटसाइड का निकालना है और उसकी जगह स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुटअप करना है। ठीक है, तो सरफेस का भी हो गया। अब हम किसका फाइंड करेंगे, इनसाइड का। तो इनसाइड, तो अब मैं क्या करेंगे, हम करेंगे कि इनसाइड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इनसाइड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इनसाइड गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया और इसका हम स्मॉल आर बता देंगे। ओके, स्मॉल आर बता दिया। तो आप देख सकते हैं कि गॉसियन सरफेस इनसाइड में कोई भी चार्जेस हैं, कोई भी चार्ज है अंदर या उसके गॉसियन सरफेस के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि इनसाइड सी नंबर, inside the Gaussian surface, inside the spherical shell, सिग्मा क्यू इक्वल टू 0। कोई भी चार्जेस नहीं है, सिग्मा क्यू क्या है बेटा, 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि ई इनसाइड भी क्या होगा, 0 होगा। और सेंटर के लिए अगर पूछते हैं तो सेंटर के लिए भी हम लिख सकते हैं कि भाई ई सेंटर पे भी कोई चार्ज नहीं है, ई सेंटर पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, तो इनसाइड भी हो गया और सेंटर पे भी हो गया। तो अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ई इनसाइड 0, ई सेंटर 0 और ई सरफेस पे था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई आउट पे था, ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस पे ई आउट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर पे, ये आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ये 0 है। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ई यहाँ पे तो मैंने लिख दिया ई, ओके, और यहाँ लिख दिया स्मॉल आर। ठीक है, तो डिस्टेंस का ही करना है, इनसाइड आउटसाइड सरफेस, तो स्मॉल आर आएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि तीनों का साथ में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो तीनों का तो हमने ले लिया इस पॉइंट को कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर ले लिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कैपिटल आर ले लिया। अब कैपिटल आर से जो कम होगा, ठीक है, तो आर लेस देन कैपिटल आर ले लिया। कि इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो आर है, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है
वो लेस देन क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। यहाँ पे ये सरफेस की बात हो रही है, स्फेरिकल शेल की सरफेस की, और ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, तो वो होगा आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस के आउटसाइड की बात हो रही है, ठीक है। आप अगेन देखो ग्राफ को अच्छे से समझना, यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है यानी कैपिटल आर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर मैं कहूँ कैपिटल आर तो ये वाला डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली, यानी सरफेस की बात होगी, ठीक है, ये सरफेस के लिए होगा। ओके, अगर मैं कहूँ कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर तो इनसाइड की बात होगी। अगर मैं कहूँ स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर तो ये बात हो जाएगी किसकी, आउटसाइड की। और अगर मैं कहती हूँ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तो सरफेस की बात हो जाएगी, तो इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर और स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, अब आप देख सकते हैं जब इनसाइड की बात हो रही है तो इनसाइड क्या है, ई इनसाइड क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी कुछ इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं डार्क कर देती हूँ, ओके, तो यहाँ तक तो हो गया ज़ीरो। ओके, अब किसकी बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है, तो सरफेस पे क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई सरफेस का अगर हम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आर की जगह आर ही पुटअप करना है, तो ये वैल्यू होगी ई सरफेस पे। तो हम लिख सकते हैं कि ई सरफेस पे इस तरीके से होगा कि जो एक सिंगल चार्ज की वजह से होता है, तो ई सरफेस पे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि ई आउट पे जो है वो इन्वर्सली है 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इन्वर्सली 1 अपॉन आर स्क्वायर को कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आउट के लिए। ओके, यहाँ पे अच्छे से आप लिख सकते हैं ई आउट, ई सरफेस और ई इनसाइड इक्वल टू 0। तो एक ही ग्राफ के अंदर आपको ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये जो होगी ई सरफेस की वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई सरफेस इक्वल टू, तो जो भी होगी वो हम यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। कैसे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यानी इन्वर्सली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इन्वर्सली जो है किसको प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन्वर्सली तो प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर में भी डिक्रीज हो रहा है। जैसे अगर सपोज 1 अपॉन 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 4, यानी बहुत जल्दी डिक्रीज हो रहा है। तो 1 अपॉन 2 का किया तो 1 अपॉन 4, अगर 1 अपॉन 3 का करूँ तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 9, यानी बहुत ही सडनली डिक्रीज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे स्फेरिकल शेल से दूर जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये ग्राफ भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।